बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 जो है, यह जो चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग पर आधारित है। ठीक है, और हमने जब आपको एक्सरसाइज 6.1 पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि जो अवकलन के अनुप्रयोग है, यानी अवकलन जो है उसका उपयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उसमें हमने ये बताया था कि फलन कब वर्धमान होता है, कब ह्रासमान होता है, किसी अभिलंब का समीकरण निकालना हो, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो, तो इन सारी चीजों में अवकलन का अनुप्रयोग किया जाता है। और एक्सरसाइज 6.2 में हमको बस यही बताना है कि जो फलन है वह कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी दिया हुआ जो फलन होता है कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है। तो पहले इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसा बन रहा है, ये लाइन बिल्कुल ऊपर की ओर जा रही है, मतलब जो ग्राफ है, जिस फलन का ग्राफ आप खींच रहे हैं, वह फलन जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वर्धमान है। ठीक है, अगर इस तरह से डायरेक्टली बढ़ता जाए, बीच में कहीं ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कहीं ग्राफ रुके नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह जो फलन है निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो फलन है वह निरंतर वर्धमान फलन ग्राफ के हेल्प से। और यही ग्राफ जो है अगर इस टाइप का रहे, ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है इस तरीके से, तो हम लोग कहते हैं कि जो ग्राफ है, जो फलन है y = fx, कोई फलन है जिसका हमने यहाँ पे ग्राफ खींच रखा है, और यह लाइन इस तरह से जा रही है। इसका मतलब है जो फलन है वह क्या है, वर्धमान है, वह भी निरंतर वर्धमान है। यह किसी फलन का ग्राफ है y = fx, और उसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो यह जो फलन है निरंतर ह्रासमान है, और कभी क्या होता है इस तरह का फलन आ जाता है, इस तरह का ग्राफ आ जाता है। तो यह जो फलन है कुछ दूर तक वर्धमान है, बढ़ा है, उसके बाद थोड़ा सा लाइन सीधा हो गया है, मतलब ग्राफ लाइन सीधा दिख रहा है, फलन जो है रुका हुआ है, उसके बाद फिर से ग्राफ बढ़ने लगा, यानी यह जो फलन है यह वर्धमान फलन है। ठीक है, यह निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, यह केवल वर्धमान है। और यही ग्राफ अगर इस तरह का हो जाए, मान लीजिए ऐसे आ रहा है और फिर इस तरीके से ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे यह जो फलन है यह क्या है, ह्रासमान है, यह केवल वर्धमान है, केवल बढ़ रहा है। यह जो है ह्रासमान फलन है, यह निरंतर ह्रासमान फलन है, और यह जो है निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में हमको बस यही बताना है कि कौन सा फलन वर्धमान फलन है, कौन सा फलन ह्रासमान फलन है, कौन सा फलन निरंतर वर्धमान फलन है, और कौन सा फलन निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक है, तो ये तो ग्राफ के हेल्प से। लेकिन जब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ दिया भी नहीं है, वहां पे कोई फलन दिया होगा और उसको हमको बताना है कि यह वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन। तो कोई भी फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे। इसके दो ही स्टेप्स है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है,
स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है कि माना कि कोई फलन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये फलन दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नहीं ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, कोई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आप क्या करेंगे, जब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले कौन सा स्टेप करेंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे, ये हम बता रहे हैं आपको। माना कि कोई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अब आपको बताना है कि यह फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालिए, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, मतलब एफ डैश एक्स का मान आप निकालते हैं और वह कोई पॉजिटिव नंबर आता है, धनात्मक संख्या आती है, तो वह 0 से बड़ा हो जाएगा, तब फलन, ऐसे सिचुएशन में जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, अगर आपने एफ डैश एक्स निकाला और ये लेस देन 0 आ गया, तब फलन ह्रासमान है, ठीक है। कभी कभी होता है फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ये तो पता चल जाता है, हमको ये पता लगाना पड़ता है कि जो फलन वर्धमान है वह किस बिंदु पर वर्धमान है, या अगर फलन ह्रासमान है तो वह किस बिंदु पर ह्रासमान है। या कभी कभी देता है कि आप रेंज निकालिए कि किस रेंज में फलन वर्धमान है और किस रेंज में फलन ह्रासमान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप तो एफ डैश एक्स निकाले ग्रेटर देन 0 तो फलन वर्धमान है, दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो फलन ह्रासमान है, और कभी कभी बिंदु निकालना पड़ता है कि किस बिंदु पर फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु या फिर हम उसको रेंज भी कहते हैं, रेंज निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेप नंबर थर्ड, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है, और वहां से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, स्टेप नंबर 4, एफ डैश एक्स हमने 0 कर दिया, एक्स का कोई भी मान निकाल लिया, जैसे ही एक्स का मान निकल जाता है तो हम लोग इंटरवल निकालते हैं, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे रहता है, प्लस इनफाइनाइट, एक्स का मान जो भी मिलता है यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से ये कोई नंबर है x1 और फिर x1 से प्लस इनफाइनाइट तक, तो जहां पर फलन का मान धनात्मक होता है वहां पर फलन वर्धमान होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस आ जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस आ जा रहा है, तो ये इस रेंज में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और इस रेंज में इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जब भी x का मान निकाल लेते हैं और रेंज निकालना होता है या वहां पे रेंज दिया रहता है, तो रेंज का मान हमेशा f डैश x में रखा जाता है, न कि fx। जैसे लिमिट दिया रहता है ना कि आप चेक करिए कि जो फलन है वो 2 और 3 पे वर्धमान है कि ह्रासमान है, ऐसा कुछ दिया रहता है। ये बातें क्लियर तब होगी जब आप एक दो सवाल लगा लेंगे तब, ठीक है। कभी कभी दिया जाए कि इस अंतराल में बताइए कि आपका फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो जो भी अंतराल दिया रहता है, जो भी रेंज दिया रहता है, उसको हम लोग एफ डैश एक्स का जो भी मान निकाले रहते हैं उसमें रख के चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है, और अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ गया तो फलन वर्धमान हो गया इस अंतराल में,
और एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ गया तो इस अंतराल में फलन जो है वो ह्रासमान हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लिए। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं, फलन का अवकलन करते हैं और फलन का अवकलन का जो मान होता है अगर जीरो से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान है, 0 से छोटा आता है तो फलन ह्रासमान। ठीक है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसी में आपके सारे एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व हैं। तो ये था एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो स्टेप्स है, किस किस स्टेप से आपको सवाल लगेंगे वो सारे स्टेप्स थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सिद्ध करें कि R पर फलन 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान का मतलब हमने आपको अभी बताया कि ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा लाइन जाना चाहिए तो वो निरंतर वर्धमान हो जाएगा। अगर बीच में कहीं ग्राफ सीधा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो फिर वो निरंतर वर्धमान नहीं होता, केवल वर्धमान। ठीक है, और R का क्या मतलब है, R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। R का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अभी हमने आपको स्टेप्स बताया, पहला स्टेप्स क्या करते हैं, जो भी फलन दिया हुआ है, देखिए फलन आपको दिया है fx = 3x + 17। पहला स्टेप क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं। f डैश x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो f डैश x क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 17 तो 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0 यानी ये क्या है धनात्मक है। अतः दिया हुआ फलन 0 से बड़ा आ गया ना, इसलिए फलन जो होगा वर्धमान होगा। अतः दिया हुआ फलन R पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल को देखिए, बस हो गया, इतना छोटा सवाल है। दूसरे सवाल पे आते हैं, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है आप लोगों को fx = e⁻²x। ठीक है, देखो बेटा जो भी हमने स्टेप्स बताया ना उसी पे हमको काम करना है। fx = e⁻²x, हम लोग क्या करेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो क्या होगा f डैश x = e⁻²x का तो e⁻²x ही होगा इनटू अब 2x का अवकलन 2 यानी ये हो गया 2e⁻²x। x का मान आप कुछ भी रख लीजिए, x का मान आप कुछ भी रखेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कैसे आएगी, हमेशा जो होगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और आपने f डैश x निकाला और f डैश x का मान कैसा आ गया धनात्मक आ गया, ग्रेटर देन 0 धनात्मक आ गया। f डैश x हमने निकाला ग्रेटर देन 0 आ गया। अतः फलन R पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरा हो गया। अब हम लोग यहीं पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिद्ध कीजिए कि fx = sin x से प्रदत्त फलन 1 नंबर
इसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं। 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। 2 नंबर में क्या करना है, π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। और इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट ये है कि 0 to पाई में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें 3 शर्तें आपको दी गई है, उसमें आपको जांच करना है कि जो फलन है वो वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो जो हमने पहला स्टेप आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स। पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स का जो मान आया ग्रेटर देन 0 है, तो फलन तो वर्धमान क्या है, वर्धमान है। लेकिन अभी इस अंतराल में आपको निकालना है कि 0 और π/2 में फलन जो है कैसा है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, तो एक बार हम लोग 0 और एक बार π/2 रखेंगे, जो f डैश x का मान निकला है। तो cos 0 f डैश x में हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 आ जाएगी। π/2, तो π/2 जो है उस पर cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, cos 0 की वैल्यू 1 और cos π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ऐसे कर लें 0 और f डैश π/2, इसकी वैल्यू आ गई 0। दोनों ही मान कैसे हैं, धनात्मक है, यानी 0 पर भी फलन का मान धनात्मक हो रहा है और π/2 पर भी फलन का मान धनात्मक हो रहा है। तो लिखेंगे अतः फलन 0 π/2 में निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। यदि बात समझ आ गई, हम 0 और π/2 f डैश x में बारी बारी से करके रख के चेक कर रहे हैं। 0 रखेंगे तो 1 आएगा, π/2 रखेंगे तो 0 आएगा, यानी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब 0 से π/2 के बीच में यह जो फलन होगा वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो 0 से π/2 के बीच के जो भी एंगल्स होते हैं, 0 से π/2 के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं, जैसे 30, 60, 45, इन सारे मान को f डैश x में रख दिया जाता है। ठीक है, f डैश x में रख दिया जाता है। तो अगर हम 30 रखें तो cos 30 डिग्री यानी √3/2, 45 रखें cos 45 डिग्री 1/√2, 60 रखें तो cos 60 डिग्री 1/2, यानी 0 और π/2 के बीच में आप कोई भी मान ले लेते हैं थीटा का, उन सब के लिए cos x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अतः यह फलन 0 और π/2 में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हमने यह मान भी निकाल के दिखा दिया है कि 0 पर 1 आ रहा है और π/2 पे 0 आ रहा है। और आप यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, 0 और π/2 के बीच का कोई भी एंगल यहाँ पे रख लीजिए, उसके लिए cos x का मान हमेशा धनात्मक आएगा, इसलिए यह फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब दूसरी वाली जो दी गई है, दूसरा पार्ट उसका करते हैं। f x इज इक्वल टू साइन एक्स, f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, चलिए π/2 और पाई के बीच का आप कोई भी एंगल यहाँ पे रख लीजिए।
पाई बाई 2 और पाई के बीच का आप कोई भी मान यहाँ पे रख दीजिए और देखिए कि जो फलन का मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। तो चलिए मान लीजिए हमने x की जगह 120 डिग्री रख दिया, ठीक है। तो cos 90 प्लस 30, cos 120 लाना है तो हमने लिखा cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। और जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस होते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का जो भी मान होगा वो तो आएगा माइनस में, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम साइन 30 डिग्री का मान रखें तो माइनस 1/2 आएगा ना। तो आप 0 पाई बाई 2 और पाई के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे रख के देख लीजिए कि जो एफ एफ एक्स का मान है वो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ गया, यानी पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 90 और cos 90 का मान तो 0 हो जाता है। उसके बाद cos 180 डिग्री इसकी वैल्यू तो -1 हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया ना कि पाई बाई 2 और पाई के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए कि मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, पाई बाई 2 और पाई में फलन निरंतर पाशमान, ठीक है। तो ये फलन जो है क्या हो गया, निरंतर पाशमान। अब देखिए पहले था 0 से पाई बाई 2, दूसरा केस था पाई बाई 2 से पाई और तीसरा जो है 0 से पाई। तो अब हम लोग 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में फलन कैसा है, वर्धमान है कि ह्रासमान। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक लाइन हमने खींचा, यहाँ पे रखा हमने माइनस इनफाइनाइट ना 0 और यहाँ पे रखा जाएगा पाई बाई 2, पाई रखते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया पाई बाई 2, ठीक है। तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में फलन कैसा है, वर्धमान है। 0 और पाई बाई 2 के फलन कैसा है, वर्धमान है, यानी प्लस का साइन। पाई बाई 2 और पाई के बीच में फलन कैसा है, निरंतर ह्रासमान। अब 0 से पाई के बीच में देना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो वर्धमान हो गया यानी प्लस, पाई बाई 2 से पाई तक ह्रासमान यानी माइनस। अब 0 से पाई के बीच में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, अतः यह फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, क्योंकि देख लीजिए 0 से पाई बाई 2 तो फलन वर्धमान हो जा रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ह्रासमान हो जा रहा है, 0 से पाई के बीच में फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में फलन वर्धमान है और पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई में फलन ह्रासमान है। आई बात समझ में,
एक तो 0 से पाई बाई 2 में फलन वर्धमान है, पाई बाई 2 से पाई में फलन ह्रासमान है। तो 0 से पाई में फलन न तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अंतराल ज्ञात करें जिसमें fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और दूसरा निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हमको क्या करना है, f डैश x। तो सबसे पहले हम लोग f डैश x निकालेंगे। सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अंतराल निकालना है कब, जब फलन निरंतर वर्धमान हो। तो निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x का मान जो हो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निरंतर वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x का मान कितना है हमारे पास, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 2x उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 4, यानी x ग्रेटर देन 4 बाई 2, यानी इसका मतलब x ग्रेटर देन 2, यानी x का मान 2 से बड़ा कुछ भी रखिए तो फलन जो होगा निरंतर वर्धमान हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रखे। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 से बड़ा रख ले रहे हैं, 3 रख ले रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2 पॉजिटिव आ गया। 5 रख लीजिए, 10 10 माइनस 4 6 आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी अगर x का मान 2 से बड़ा है तो फलन हमारा निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो हमारा अंतराल क्या होगा, इसलिए फलन, अब इसके लिए ना हम लोग ऐसा बना देते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच में आ जा रहा है हमारे पास 2, तो 2 और प्लस इनफाइनाइट, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, तो लिखेंगे 2 इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब आपको तब अंतराल निकालना है जब फलन निरंतर ह्रासमान हो। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, निरंतर 2 नंबर यहाँ पे कर रहे हैं, निरंतर ह्रासमान के लिए f डैश x लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो f डैश x का मान क्या है, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 लेस देन 0, यानी 2x 4 x 4 बाई 2 है। x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब x की वैल्यू 2 से छोटा यानी 1 रख लीजिए, तो 2 into 1 2 और माइनस 4 यानी माइनस 2। अगर हम 2 से छोटा कोई भी मान रखेंगे तो f डैश x का मान जो होगा वो हमेशा निगेटिव नंबर आएगा। यानी इसलिए फलन माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है, फलन माइनस इनफाइनाइट से 2 में निरंतर ह्रासमान है। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिखाइए कि फलन fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x x belong to r पर निरंतर वर्धमान है। x belong to r का मतलब है जो x की वैल्यू है वो r में है, r में से ही लेना है। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो चलिए हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, f डैश x निकाल देंगे। पहले तो लिखेंगे fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x। f डैश x निकालते हैं
तो हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान, यानी एफ डैश एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 3x² माइनस 6x प्लस 3 और प्लस 4 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इतने दूर में 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, आइए प्लस 1 बाहर रखिए, 3a² माइनस यहाँ पे x 2ab प्लस b²। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का कोई भी मान आप लीजिए, चाहे माइनस में लीजिए चाहे प्लस में लीजिए, 1 से बड़ा लीजिए 1 से छोटा लीजिए, कोई भी मान रखिए x की जगह पे, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। अरे बात समझे, आप x का यहाँ पे कोई भी मान रखिए इस वास्तविक संख्या में से निकाल कर। वास्तविक संख्या मतलब आपको पता है पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं। तो x की जगह पे आप कोई भी नंबर, जैसे -1 रख लीजिए, तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4। तो आप x की वैल्यू चाहे प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, जो मान आएगा एफ डैश एक्स का वो कैसा आएगा, हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू R। एफ डैश एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा फॉर एवरी x बिलोंग टू R। x का मान चाहे आप जो भी लीजिए आप सबके लिए। अतः फलन निरंतर वर्धमान है, आगे बात समझे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx = x2x² - 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला स्टेप क्या करना है, fx = आपको दिया है 2x² - 3x, हमको f डैश x निकालना पड़ेगा, हो जाएगा 4x - 3। अब चूंकि फलन जो है निरंतर वर्धमान है तो f डैश x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फलन निरंतर वर्धमान है इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x की वैल्यू कितनी मिल गई है हमको, 4x - 3 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/4, यानी x की वैल्यू हमेशा 3/4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अतः फलन प्लस इनफाइनाइट से 3/4 में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी एक लकीर खींचिए, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर 3/4। देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी इसके और इसके बीच में फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इन दोनों के बीच में फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा, निरंतर ह्रासमान के लिए f डैश x लेस देन 0, यानी 4x - 3 लेस देन 0, 4x लेस देन 3, x की वैल्यू 3/4 से, x की वैल्यू जो 3/4 से छोटी है। अतः
फलन देखिए ना, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में निरंतर ह्रासमान है। बस हो गया, आपका सवाल कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट।